बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स की एक नई लेक्चर सीरीज जो KPPSC में जितनी भी टीचिंग से रिलेटेड जॉब्स जो आती हैं उनके लिए हम एक नई लेक्चर सीरीज जो फिजिक्स की है वो स्टार्ट की हुई है, जिसमें इससे पहले हमने ग्रेड 9 और 10 की जो फिजिक्स थी उसको डिस्कस किया और आज से हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो इंटरमीडिएट FSC फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो फिजिक्स है उसको हम जितने चैप्टर्स हैं उनके वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। खास तौर पर वो तमाम अफराद जो टीचिंग के लिए, टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिजिक्स से रिलेटेड लेक्चरर्स की जॉब हो या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जॉब्स हो, उनमें से किसी भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस लेक्चर सीरीज को जरूर सुनिए और हमारे जो सेशंस हैं उनको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस जो है बर वक्त मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम डिस्कस करना शुरू करेंगे मेजरमेंट से। मेजरमेंट्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिक्स और उसके स्कोप की। तो फिजिक्स की डेफिनेशन जैसा कि पहले भी हम कई दफा इसको डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड in the specific and physical universe in journal energy, matter and how they are related। कि मैटर और एनर्जी उनकी स्टडी और वो आपस में और दूसरी चीजों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसकी डिटेल स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स एक बड़ी बेसिक सी स्टडी है, बेसिक सा सब्जेक्ट है जो ऑलमोस्ट तमाम एडवांस रिसर्चेस या तमाम जो इन्वेंशंस है उनकी स्टेम बनता है, उनकी रूट बनता है। इसी से इसकी बेस पर ही इवन के जो मैं बोल रहा हूं या अगर मैं बोर्ड पर कुछ लिख भी रहा हूं, इन सारी चीजों के अंदर भी जो फिजिक्स है वो इंप्लीमेंटेड रहती है। ये एक फंडामेंटल साइंस है जो ऑलमोस्ट हर तरह की टेक्नोलॉजी के अंदर, हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, हर तरह की साइंस के अंदर इस्तेमाल होती है। और इसके साथ साथ जो बाकी साइंसेस के फील्ड है जैसे बायोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है या केमिस्ट्री है, उनके अंदर भी फिजिक्स जो है वो इक्वली पार्टिसिपेट करती है और उन साइंसेस को भी सपोर्ट करती है। बात करते हैं जी उसके बाद सिस्टम इंटरनेशनल की। ये एक ऐसा सिस्टम है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स abbreviated SI from System Internationale for the French version of the name is a scientific method of expressing the magnitude or quantities of important natural phenomena। जो सिस्टम इंटरनेशनल है बेसिकली एक इदारा है, एक ऐसा सिस्टम है जो दुनिया में होने वाले फिनोमिनास के जो यूनिट्स हैं उनकी जो मेजरमेंट्स और उनके यूनिट्स को एक्सप्लेन करता है, उनके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रोवाइड करता है और उनके लिए एक स्टैंडर्ड जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके लिए जो यूनिट्स हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, वो तमाम क्वांटिटीज जिसको मेजर किया जा सकता है उसको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब कुछ क्वांटिटीज हैं जो मेजरेबल नहीं है, जैसे इमोशंस है, लव है, ब्यूटी है, ये ऐसी चीजें जिनको मेजर नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जैसे लेंथ है, टाइम है, रोशनी है, टेम्परेचर है, ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर किया जा सकता है। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं और फिजिकल क्वांटिटीज को जिन यूनिट्स में एक्सप्लेन किया जाता है उनको फिजिकल यूनिट्स कहा जाता है। तो सिस्टम इंटरनेशनल इन तमाम फिजिकल यूनिट्स को डील करता है जो मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। इससे पहले जो था साइंटिस्ट थे बहुत सारे डिफरेंट जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल करते थे, जैसा कि MKS, CGS या फ्रेंच जो सिस्टम है यूनिट्स का उसको इस्तेमाल करते थे। अब उसमें मसला ये था कि साइंटिस्ट जब किसी इन्वेंशन या किसी जॉइंट वेंचर में जब डाटा शेयर करते थे, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते थे, तो ऑब्वियसली ड्यू टू द डिफरेंस इन द यूनिट्स वो डाटा जो है वो पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो पाता था और उस पर फर्दर स्टडीज जो थी वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो क्रिएट करती थी। इसलिए जो साइंटिस्ट मिल बैठे और उन्होंने एक जो ये सिस्टम है, सिस्टम इंटरनेशनल जो है इसको डेवलप किया और उसके अंदर जो बेसिक्स 7 बेसिक यूनिट लिए और उनकी बेस पर बाकी यूनिट्स को फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया और उन यूनिट्स को पूरी दुनिया के लिए राइज किया ताकि सारी दुनिया में जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च हो रही है या इन्वेंशंस हो रही हैं या बाकी भी पर्पसेस के लिए जो यूनिट्स हैं वो एक जैसे इस्तेमाल किए जा सकें ताकि आपस में जो कम्युनिकेशन है वो आसान हो सके।
अब उन सिस्टम इंटरनेशनल ने इन यूनिट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है जी बेस यूनिट, दूसरे जी ड्राइव्ड यूनिट्स। अब बेस यूनिट्स उन्होंने बेसिकली 7 यूनिट्स जो हैं वो सिलेक्ट किए थे फॉर द बेस, जिसकी बेस पर बाकी जो यूनिट्स हैं वो एक्सप्लेन किए जाएंगे। अब क्यों यही 7 सिलेक्ट किए, तो इसका कोई आंसर नहीं, ये एक्चुअली आर्बिट्रेरी चॉइस थी। इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि इन्हीं 7 को क्यों लिया गया। कुछ मिथ्स हैं बट कोई साइंटिफिक इसके पीछे रीजन नहीं है। तो इन 7 यूनिट्स को बेसिक बुनियाद माना गया, बेस माना गया, जिसकी बेस पर बाकी जो यूनिट्स हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है। उनमें हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, ये वो 7 क्वांटिटीज हैं जिनको बेस क्वांटिटीज कहा जाता है। इनके सिंबल्स ये यहां पर दिए गए, जैसे मास के लिए M सिंबल इस्तेमाल होता है, टाइम के लिए T, इलेक्ट्रिक करंट के लिए I, टेम्परेचर के लिए T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए N और ल्यूमिनेंस के लिए IB। और इसी तरह इनके जो यूनिट्स है वो कुछ इस तरह से डिफाइन किए गए, जैसे लेंथ के लिए मीटर और उसका सिंबल M, किलोग्राम मास के लिए किलोग्राम, केजी उसका सिंबल है, इस तरह टाइम के लिए सेकंड, उसका यूनिट जो वो S, एम्पेयर, A, केल्विन, K, मोल, MOL, कैंडेला, CD। ये बेसिक यूनिट थे 7 जिनको बेस यूनिट कहा गया। और इन यूनिट्स को जो बेस क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करते हैं उनको हम बेस यूनिट जो है वो कहते हैं। अब इन बेस यूनिट की बेस पर कुछ और यूनिट्स जो हैं वो सारे के सारे ड्राइव्ड हुए। इसके बाद जितने भी आप यूनिट्स, इन 7 के अलावा जितने भी आप जो क्वांटिटीज देखते हैं वो सारी की सारी बेस क्वांटिटी से ड्राइव हुई, इसलिए उनको ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। और इसी तरह इनके यूनिट्स भी बेस यूनिट से ही आए, तो इसलिए इनके यूनिट्स को भी ड्राइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। जैसे कि एरिया है, इसका सिंबल A है, इसका जो यूनिट है वो स्क्वायर मीटर है। इसी तरह वॉल्यूम के लिए क्यूबिक मीटर है, इस तरह स्पीड के लिए मीटर पर सेकंड है। अब ये देखिए आप, ये सारे यूनिट्स जो है वो असल में बेस क्वांटिटी से ही आए हैं। जैसे अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड जो वेलोसिटी v होती है ये असल में डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। अब डिस्टेंस हमारे पास होता है जी मीटर में, टाइम होता है सेकंड में, ऐसा आ जाता है, तो इसका यूनिट बन जाएगा मीटर फी सेकंड। तो अब ये देखिए कि ये बेस यूनिट से ही ड्राइव हुए, इसलिए इनको ड्राइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। तो उन 7 के अलावा बाकी जितने यूनिट्स अवेलेबल हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं उन सबको हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। अच्छा, ये एक तीसरी कैटेगरी बनाएगी जिसको बाद में डिस्क्लोज भी कर दिया गया, बाद में इसको क्लोज भी कर दिया गया, बट ये एक तीसरी कैटेगरी थी जिसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। तो 2 यूनिट्स इसमें ऐड थे जो कि प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट थे, जैसे रेडियन और स्ट्री रेडियन के एंगल्स को मेजर करने वाले जो यूनिट्स थे, रेडियन और जो डिग्री या स्ट्री रेडियन जो है वो यूनिट से, इनको सप्लीमेंट्री एंगल के तौर पर एक तीसरी कैटेगरी में बनाया गया। बट जो हमारे पास एक 20th CGPM यानी कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स हुई थी 1995 में, उनमें इस ग्रुप को जो है वो कैंसिल कर दिया गया और इनको भी ड्राइव्ड यूनिट्स में ही शामिल कर दिया गया। बट एक कैटेगरी सप्लीमेंट्री यूनिट्स की हुआ करती थी। अच्छा, इसके बाद इन जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, इनको जरा हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी रेडियन की। व्हाट इज अ रेडियन? 1 रेडियन is the angle subtended at the center of a circle by an arc with the length equal to the radius of the circle। अगर मैं आसान लफ्जों में इसको समझा सकूं तो ये एंगल असल में वो एंगल होता है, इसको कहते हैं जी आर्क। किसी सर्कल का एक छोटा सा जो हिस्सा होता है उसको आर्क कहते हैं। तो इस आर्क की वजह से उस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है, इस आर्क की वजह से सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है इसको हम रेडियन कहते हैं। ये रेडियन की जी डेफिनेशन है। अच्छा जी, फर्दर आप इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें इसको कहा है नंबर ऑफ द रेडियन, जिसको थीटा से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू आर्क लेंथ, इसको एस से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज आर। तो थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल होता है। तो इस फॉर्मूले के जरिए आप जो एंगल है उसको रेडियंस में
जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम रिलेशन देख लेते हैं जी डिग्री और थीटा के अंदर। तो एज वी ऑल नो कि एक पूरे सर्कल के अंदर 360 डिग्री एंगल जो है वो मौजूद होते हैं, 360 एंगल जो वो मौजूद होते हैं, हमें इसका पता है। तो अब उसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए नंबर ऑफ द डिग्रीज इन वन रेवोल्यूशन, यानी कि एक पूरे सर्कल के चक्कर के अंदर 360 डिग्रीज होते हैं, और इसी तरह नंबर ऑफ रेडियंस इन वन रेवोल्यूशन, अब एक रेवोल्यूशन के अंदर यानी कि एक पूरे चक्कर के अंदर। हम बात कर रहे थे कि ये जो एंगल किसके इक्वल होता है, आर्क की वजह से जो एंगल बनता है सेंटर पर, उसको कह रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं पूरे सर्कल की, तो पूरे सर्कल की आर्क क्या बन जाएगी, इसका पूरा सर्कमफेरेंस, दैट इज 2 पाई आर, और उसका रेडियस क्या होता है जी आर। यहां से आर आर से कैंसिल हो जाएगा, वी लेफ्ट विद द 2 पाई, व्हिच मींस के नंबर ऑफ रेडियंस पूरी रेवोल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ रेडियंस कितने होते हैं जी 2 पाई रेडियंस। अब रेडियंस 2 पाई होते हैं, एंगल जो है वो 360 होते हैं, तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360। यहां से कैलकुलेट करें तो एक रेडियन में 57.3 डिग्रीज जो है वो एंगल होते हैं। तो ये रिलेशन है रेडियन और डिग्री के अंदर। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये बन सकता है कि एक रेडियन के अंदर कितने डिग्री जो एंगल है वो मौजूद होते हैं। ये रिलेशन है रेडियन और डिग्री के अंदर। आगे एक एग्जांपल है, वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो एंगल हमारे पास आ जाता है, दूसरा जो नाम है दैट इज अ स्ट्री रेडियन। वो हमारे पास 2 डायमेंशनल एंगल था। ये जो स्ट्री रेडियन है ये एक्चुअली 3 डायमेंशनल एंगल को एक्सप्लेन करता है। स्ट्री रेडियन इज डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। ये वो एंगल है जो उसके सेंटर में बनता है बाय एरिया ऑफ इट्स सरफेस, उस सरफेस के जिसका एरिया इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी कि रेडियस के स्फीयर रेडियस के जो स्फीयर का जो रेडियस है उसके स्क्वायर से जो बनता है। तो मैथमेटिकली हम इसको लिखें तो ये बन जाता है हमारे पास एरिया ऑफ स्फीयर ओवर आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर, वैसे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। सो ये है कि नंबर ऑफ स्ट्री रेडियन एक स्फीयर के अंदर कितने होते हैं जी 4 पाई। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि एक पूरे स्फीयर के अंदर जो रेडियंस होते हैं, नंबर ऑफ रेडियंस दैट इज 4 पाई। याद रखिए इसमें हम स्फीयर की बात करते हैं स्ट्री रेडियन के अंदर, और रेडियन के अंदर बात करते हैं सर्कल की। स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल शेप एंड सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल शेप। सो अगर 2 डायमेंशनल की बात होगी एंगल्स की तब हम रेडियन की बात करते हैं, जब 3 डायमेंशनल स्फीयर की बात करें तब हम स्ट्री रेडियन की बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है जी? साइंटिफिक नोटेशन इज एन इजी वे ऑफ राइटिंग नंबर्स दैट आर टू बिग और टू स्मॉल टू बी रिटन इन द डेसिमल फॉर्म। यानी कि जो बहुत बड़े नंबर्स या बहुत ही ज्यादा जो छोटे नंबर्स हैं उनको डेसिमल की फॉर्म यानी 10 की पावर में लिखना, इस तरीके का को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसमें नंबर जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। नंबर के 2 हिस्से बन जाते हैं, एक उसका मेंटीसा कहलाता है जो मल्टीप्लाई होता है 10 की पावर से, और उस पावर को हम कहते हैं जी एक्सपोनेंट। तो शेप जो साइंटिफिक नोटेशन में कुछ इस तरह से बनती है, मेंटीसा मल्टीप्लाई बाय 10 और उसकी पावर जो है वो उसका एक्सपोनेंट कहलाएगी। मिसाल के तौर पर जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एटम्स हैं वो कुछ इतने होते हैं। यू कैन सी इट इज अ 2 लार्ज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है जिसमें काफी सारे जीरोस हैं। तो अब आप जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो एक सिंपल सा नंबर हमारे पास आ जाता है, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 27। इसके लिए जो बेसिक रूल्स हैं वो यही हैं कि जिनमें जो पॉइंट होता है जो डेसिमल पॉइंट होता है वो उसको हम लेके जाते हैं बिफोर या आफ्टर एक सिंगल डिजिट के। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लास्ट पे है, तो यहाँ हमारे पास कितने ज्यादा जीरोस हैं, तो हम इनको जंप करवाएंगे 1 2 3 4 और इस तरह जंप करवाते हुए लेके आएंगे 7 तक। तो यहां तक ये 27 इसके जंप्स बनते हैं। तो जितने जंप्स बनेंगे उसको हम 10 की पावर में लिखते हैं। जब 27 थे तो हमने लिख दिया 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 27। रूल ये है कि अगर ये डेसिमल पॉइंट इस तरफ जाए राइट से लेफ्ट की तरफ तो एक्सपोनेंट की पावर होगी जी पॉजिटिव, और अगर ये एक्सपोनेंट जाए राइट साइड पर
इस तरफ, तो ये उसकी पावर होगी नेगेटिव। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 0.00000073, तो अब यहां से ये डेसिमल पॉइंट जाएगा इस तरफ को, इस तरफ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यह जाएगा 7.3 10 की पावर -7। तो इस तरह से आपके पास बहुत बड़ा नंबर हो या बहुत छोटा नंबर हो, उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो पीछे सिस्टम इंटरनेशनल पढ़ चुके हैं उसकी एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है कि 1998 में एक नासा ने एक ऑर्बिटर जो था वो लॉन्च किया था जिसने मार्स पर लैंड करना था। पर जब वो ऑर्बिटर लॉन्च हुआ तो अपनी ट्रेजेक्ट्री से निकलते वक्त थोड़ा दूर जाने के बाद वो जो ऑर्बिटर था वो बजाय मार्स पे लैंड करने के गायब हो गया, उसके साथ किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन, कोई कनेक्शन नहीं रहा। तो जब रिसर्च की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, तो पता ये चला कि उसकी लॉन्च के अंदर जो कैलकुलेशंस थी वो गलत थी। और उसकी वजह क्या थी कि उसके ऊपर चूंकि दो टीम्स काम कर रही थी, तो एक टीम ने जब डाटा दूसरी टीम को भेजा तो एक टीम जो थी वो फ्रेंच जो यूनिट्स थे उस पे काम कर रही थी, फ्रेंच यूनिट्स के अंदर अपनी कैलकुलेशंस कर रही थी, जबकि दूसरी जो टीम थी वो सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स पे काम कर रही थी। तो डिफरेंट इन यूनिट्स की वजह से जो टोटल कैलकुलेशन थी वो खराब हुई और ऑर्बिटर जो था वो उससे उनको हाथ धोना पड़ा। तो इस वजह से सिस्टम इंटरनेशनल जो था वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो सारी जो उसमें कैलकुलेशन और एस्टिमेशंस है उनको किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एक सिंगल जो सिस्टम है उसकी बेस पे। अच्छा जी, जो 10 की पावर में हम देख चुके हैं कि 10 की पावर में हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं नंबर्स को। अब वो जो 10 की पावर्स बनती है उन 10 की पावर्स को हम एक नाम दे लेते हैं जिसको हम प्रीफिक्सेस भी कहते हैं, ये पावर ऑफ द 10। तो अब मैकेनिज्म through which a term in scientific notation is expressed by given a proper name to its power of 10 is called prefix। यानी कि हम इसमें पावर ऑफ 10 को एक प्रॉपर नेम जो है वो असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए 10 की पावर +1 इसको हम डेका कह देते हैं, 10 की पावर -1 है उसको हम डेसी कह देते हैं, 10 की पावर +2 हेक्टो है तो 10 की पावर -2 उसको हमने सेंटी कह दिया, इस तरह 10 की पावर 3 इसको हम किलो कह देते हैं, तो 10 की पावर -3 मिली। तो इस तरह 10 की जितनी पावर्स हैं उनको हम कोई ना कोई सर्टेन नाम दे लेते हैं। जैसे ये देखिए 10 की पावर 3 किलो है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1000 ग्राम्स है, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 ग्राम्स। तो अब इसको 10 की पावर 3 जो थी ये अब हमारे पास यहाँ पे क्या है किलो, तो इसको हम लिख देते हैं इट इज 1 किलोग्राम। तो इस तरह जो बेसिक हमारे पास यूनिट थे उनके साथ हम प्रीफिक्सेस लगा देते हैं, उनकी जो 10 की पावर्स हैं उनको हम स्पेसिफिक नेम दे लेते हैं, और जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं उनको हम जैसे कि 10 की पावर 24 को हम योटा कहते हैं, इस तरह बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं उनको हम सर्टेन नेम दे के प्रीफिक्सेस ऐड कर देते हैं जो पहले से मौजूद जो यूनिट्स हैं उनको आसानी के साथ समझने के लिए। अच्छा जी, ये तो कुछ वो यूनिट्स है जो रूटीन में सिस्टम इंटरनेशनल में मौजूद है, बट कुछ ऐसे भी यूनिट्स हैं जो सिस्टम इंटरनेशनल ने रिकॉग्नाइज नहीं किए हुए, बट वो यूनिट्स इन प्रैक्टिस हैं और बहुत पॉपुलर भी हैं और बड़े जरूरी भी हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है ये भी एक नॉन एसआई यूनिट है लेंथ का। अब लाइट ईयर क्या होता है कि एक साल के अंदर जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, 365 डेज, यानी एक साल के अंदर एक लाइट कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। अब ये सिस्टम इंटरनेशनल इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, बट कॉस्मोलॉजी के अंदर जो यूनिवर्स की स्टडी करते हैं स्पेस साइंटिस्ट जो हैं वो इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है ये ऑलमोस्ट 2 × 10⁵ लाइट ईयर्स है डायमीटर के अंदर, यानी इसका डायमीटर 2 × 10⁵ लाइट ईयर्स है। इस तरह जो हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है दैट इज 2.5 मिलियन लाइट ईयर अवे है हमसे। तो ये वो कुछ यूनिट्स हैं जो सिस्टम इंटरनेशनल ने रिकॉग्नाइज नहीं किए हुए, बट ये यूनिट्स मौजूद हैं और इनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब इसी तरह एक यूनिट है एंगस्ट्रॉम का। अब एंगस्ट्रॉम जो है ये भी एक नॉन एसआई यूनिट है और ये भी लेंथ के यूनिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और
ये इक्वल होता है 10 की पावर -10 मीटर, और अमूमन यूज किया जाता है एटॉमिक लेवल की जो मेजरमेंट्स होती हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस है या एटॉमिक डिस्टेंसेस है, उनको इसमें फाइंड आउट किया जाता है। जैसे कि हीलियम का जो एटम है उसका साइज ऑलमोस्ट 1 एंगस्ट्रॉम होता है, तो ये भी एक नॉन एसआई यूनिट है। इस तरह माइक्रोन भी एक नॉन एसआई यूनिट है, इसको म्यू के जरिए डिनोट किया जाए, इक्वल होता है 10 की पावर -6 मीटर्स के। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं उन यूनिट्स की जो कि नॉन एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, बट ये जो है वो प्रैक्टिस में मौजूद है। अच्छा, जब हम बात कर लेते हैं जी जो यूनिट के सिंबल्स हैं या उनके नाम हैं, उनको लिखने के रूल्स क्या, हम उनको किस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर यूनिट्स के सिंबल लिखने के कुछ रूल्स यहाँ पर लिखे, हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट रूल इज यूनिट सिंबल आर प्रिंटेड इन रोमन, अपराइट रोमन में लिखे जाएंगे, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप यूज इन द सराउंडिंग टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल मीटर है, उसके लिए हम एम इस्तेमाल करते हैं, सेकंड के लिए हम एस इस्तेमाल करते हैं, पास्कल के लिए PA जब वो इस्तेमाल करते हैं। इस तरह मल्टीपल ऑफ सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस इफ यूज इज पार्ट ऑफ द यूनिट एंड precedes the unit symbol without a separator, यानी कि हम जो प्रीफिक्स के जो यूनिट्स हैं उनको डबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम न्यूटन जो नैनोमीटर है उसको माइक्रोमीटर में माइक्रोमीटर नहीं लिख सकते, वो डायरेक्ट नैनोमीटर लिखा जाएगा। इस तरह पिकोमीटर को हम माइक्रोमीटर नहीं लिखेंगे, वो पिकोमीटर लिखेंगे कि रेपिटेशन एक सिंगल जो प्रीफिक्स की है ना वो नहीं होगी, हम उसको उसके नेक्स्ट वाले यूनिट के अंदर उसको मेंशन करेंगे। इन्फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स एंड quotients of the unit symbols, the normal rules of algebraic multiplication or division apply। कि जब आप सिंबल्स या यूनिट्स की मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करते हैं तो जो नॉर्मल रूल्स है अलजेब्रा जिस तरह अप्लाई होता है वैसे अप्लाई होंगे, और जो यूनिट्स होंगे उनको हम किस तरह लिखेंगे, उनको हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डॉट लगाएंगे उनके दरमियान में, और अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इस तरह की स्लैश जो है वो उसके अंदर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ये न्यूटन मीटर है, हम उसको इस तरह लिखेंगे, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो मीटर पर सेकंड उसको हम इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है जी, इट इज नॉट परमिसिबल टू यूज एब्रिविएशन फॉर यूनिट सिंबल्स और यूनिट नेम सच एज सेकंड फॉर आइदर एस और सेकंड, यानी कि आप जो इंग्लिश नेम है उनकी एब्रिविएशंस नहीं लिख सकते, या यूनिट का सिंबल लिखें या उसका पूरा नाम लिखें। जैसे सेकंड का पूरा नाम सेकंड है तो इसका यूनिट है एस, या आप सेकंड पूरा नाम लिखें या एस लिखें, इस पूरे नाम की एब्रिविएशन ऐसी सी नहीं लिख सकते। इसी तरह जो स्क्वायर मिलीमीटर है तो इसका मिलीमीटर स्क्वायर mm स्क्वायर, या इसका इस तरह यूनिट लिखें या पूरा लिखें स्क्वायर मिलीमीटर। अब स्क्वायर मिलीमीटर SQMM नहीं लिख सकते, तो जो उसके डेजिग्नेटेड सिंबल्स हैं या वो इस्तेमाल करेंगे या उसका पूरा नाम एज इट इज जो है वो लिखा जाएगा। When multiply unit is raised to the power applies to the whole multiple, not just the unit। कह रहा है कि अगर वो यूनिट के अंदर पावर आ जाती है तो पूरे के ऊपर अप्लाई होगी, किसी एक के ऊपर नहीं होगी। अच्छा, जब हम ये तो यूनिट सिंबल्स के रूल, अब यूनिट नेम्स की बात कर लेते हैं। Unit names are normally printed in the Roman upright type and they are treated like ordinary nouns। ये upright रोमन में लिखे जाते हैं और एक नाउन के तौर पर ही इस्तेमाल किए जाएंगे, एक नाउन के तौर पर कंसीडर किए जाएंगे। जैसे कि जाउल है उसको हम J से लिखते हैं, कैपिटल J के साथ। हर्ट्ज है उसको हम कैपिटल HZ के साथ लिखते हैं। मीटर M लिखा जाता है, सेकंड S, एम्पेयर A, तो उसके वजह से नाउन जो है वो ट्रीट किया जाएगा। ऑल्दो द वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज आर नॉर्मली एक्सप्रेस्ड यूजिंग सिंबल for numbers and symbol for unit, if for some reason the unit name is more appropriate than the unit symbol, the unit name should be spelled out in full। यानी कि कह रहे जी कि जो आपको डेजिग्नेटेड नेम है, जैसे कि मीटर फी सेकंड आप लिख रहे हैं, तो पहली तो बात ये कि आप वही वैसे ही लिखेंगे, बट अगर उनका नेम ज्यादा अप्रोप्रिएट आता है, नेम वहां पर लिखना ज्यादा सूटेबल लिखता है, तो आप उसका फुल नेम मीटर्स पर सेकंड ही लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है जी, when the name of a unit is combined with the name of a multiple or sub multiple prefix, no space or hyphen is used between the prefix name
एंड द यूनिट नेम, यानी कि यूनिट नेम और प्रीफिक्स नेम के दरमियान ना आप हाइफन यूज करेंगे ना स्पेस यूज करेंगे, उसको इकट्ठा लिखेंगे। जैसा कि आप यहां से देख सकते हैं ये मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम यहां पे मिली जो है वो प्रीफिक्स है, ग्राम एक यूनिट है, तो आप इनके दरमियान में कोई स्पेस या हाइफन इस्तेमाल नहीं करेंगे। किलो पास्कल है, यहाँ पे किलो जो है प्रीफिक्स है, पास्कल एक यूनिट है, उनके दरमियान कोई स्पेस या हाइफन वगैरह यूज नहीं करेंगे, उसको एज अ सिंगल वर्ड जो है वो लिखा और पढ़ा जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी एरर की। व्हाट इज एन एरर? एरर इज द डाउट दैट एग्जिस्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट, कि ये एक डाउट होता है जब भी आप किसी भी चीज की मेजरमेंट लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें जो डाउट पाया जाता है उसको हम एरर कहते हैं। हम हमेशा आप कितनी भी केयरफुली किसी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर लें, कोई कैलकुलेशन ले लें, कोई मेजरमेंट कर लें, उसमें हमेशा कोई ना कोई लैप्स रह जाते हैं जिसको हम एरर कहते हैं। अब इन एरर्स की जो है वो बेसिकली दो टाइप्स है, एक सिस्टमैटिक एरर है और एक पर्सनल एरर है। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है जी? द सिस्टमैटिक एरर आर दोज एरर दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, जो एक सिंगल डायरेक्शन में हो, सिंगल डायरेक्शन में पाए जाते हो, हम उनको सिस्टमैटिक एरर्स कहते हैं। आगे अब जो सिस्टमैटिक एरर्स हैं उनमें भी उसकी भी दो टाइप्स आती हैं। उनमें पहला जी इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है जी? इंस्ट्रूमेंटल एरर जैसा कि नेम से जाहिर है, ये एरर आता है ड्यू टू द मेल फंक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आइदर वो उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है या उसको इस्तेमाल कर करके उसके अंदर जो उसकी जो फिजिकल उसमें जो चेंजेस आ चुके हुए हैं उसकी वजह से जो एरर पाया जाता है उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है वो कहते हैं। उसके बाद जी सेकंड टाइप इसकी है जी पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या है? जैसा कि नेम से ही जाहिर है, ये उस इंडिविजुअल की वजह से होता है जो उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है, उस कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहा है, उसको हम पर्सनल एरर कहते हैं। इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। जो पर्सन उसको कंडक्ट कर रहा है उसकी इनएफिशिएंसी हो सकती है, या ड्यूरिंग मेजरमेंट उससे कुछ जो है वो गलती हो सकती है, उसको हम पर्सनल एरर कहते हैं। जो दूसरी टाइप है एरर की, दैट इज अ रैंडम एरर। रैंडम एरर जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, रैंडम एरर की कोई स्पेसिफिक वजह नहीं होती, ये कोई आइडिया नहीं कर पाते हम उसको कि ये किस स्पेसिफिक वजह से हो सकता है, ये किसी भी वजह से हो सकता है। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट एनवायरनमेंट चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, उसकी वजह से जो है वो एरर आ सकता है। हवा चल गई है उसकी वजह से एरर आ सकता है। टेबल जिस पे आप काम कर रहे हैं वो हिल गया उसकी वजह से एरर आ सकता है। तो ये एक रैंडम एरर होता है जिसकी कोई वजह जो है वो नहीं हो सकती, और ये किसी भी वजह से डिपेंड अपॉन द एक्सपेरिमेंट, डिपेंड अपॉन द एनवायरनमेंट, डिपेंड अपॉन द पर्सन, ये उनसे वेरी जो है वो करता है। अच्छा, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एरर है जिसको हम लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकती है, उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक मीटर रूल है, तो मीटर रूल से आप कम से कम पैमाइश जो है वो 1 मिलीमीटर की कर सकते हैं। तो 1 मिलीमीटर तक उसकी जो वैल्यूज है, 1 मिलीमीटर से अबव उसकी जो कैलकुलेशन है वो तो एक्यूरेटली की जा सकती है, 1 मिलीमीटर का मल्टीपल जो वो की जा सकती है, बट जो 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू होगी वो एक्यूरेटली नहीं की जा सकती, और इस तरह के एरर को हम लीस्ट काउंट एरर जो है वो कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटी क्या है जी? द क्वांटिफिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरर और डाउट इन मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। यानी कि आप यहां पर जो एरर आ रहा है, जो मैग्नीट्यूड के अंदर जो एरर आ रहा है या डाउट आ रहा है, उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं, और उसकी वो क्वांटिफिकेशन जो है वो अनसर्टेनिटी कहलाती है। अब आप इसको लिखते कैसे हैं? इसको हम करते क्या है जी? हम मेजरमेंट को किस तरह लिखते हैं? बेस्ट एस्टिमेट, या हम एक्यूरेट वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो पता है, जो नॉन है, और उसके बाद प्लस माइनस लिख के हम उसके अंदर अनसर्टेनिटी जो है वो ऐड करते हैं कि इतनी अनसर्टेनिटी इसमें मौजूद है, आइदर ये प्लस भी हो सकती है और ये माइनस भी हो सकती है। तो इस किस्म की जो हमारे पास मेजरमेंट बनती है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम उस डाउट को या उस एरर को क्वांटिफाई कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द नंबर्स, तो इसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह क्वांटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल
आपने मेजरमेंट ली है 5.07 और प्लस माइनस 0.02, विच मीन के 5.07 आपका बेस्ट गेस है, लेकिन इसके अंदर प्लस 2 या प्लस 0.02 और 5.07 माइनस 0.02, यानी कि ये मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 5.09 भी हो सकती है और 5.05 भी हो सकती है। तो ये जो उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ रही है ये आपका परफेक्ट गेस है, और उसमें जो ये थोड़ी सी वेरिएशन आ रही है इसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब अनसर्टेनिटी की भी आगे टाइप है जिनको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और रिलेटिव या परसेंट अनसर्टेनिटी कहते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है इसको एक जो ट्रायंगुलर शेप है जिसको डेल्टा कहते हैं उससे डिनोट किया जाता है, और ये सेम जो उसके यूनिट्स वही होते हैं जो एक्चुअल टर्म के यूनिट होते हैं। उसके बाद आते हैं रिलेटिव और परसेंट अनसर्टेनिटी। ये इसका जो सिंबल है ये एप्सिलॉन है और इसका कोई यूनिट नहीं होता। इनको अगर हम इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स देखें तो फर्ज करें कि हमारे पास ये एक क्वांटिटी है जी 3.3 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम। अब अगर इस तरह हम इसको लिखते हैं नंबर्स की फॉर्म में तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और अगर हम इसको इस तरह परसेंटेज की फॉर्म में लिख दें कि यानी कि ये जो अनसर्टेनिटी है वो टोटल क्वांटिटी का कितना परसेंट बनता है, वो 6.1% बनता है, तो ये अगर हम परसेंटेज की फॉर्म में लिख दें तो ये रिलेटिव अनसर्टेनिटी कहलाती है। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं जी, आगे हमारे पास आ जाता है जी इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में हम अनसर्टेनिटी को कैसे डिनोट करते हैं, उसके लिए अक्सर जो है वो हम नंबर्स की सूरत में, जैसे कि मैं आपको बता चुका प्लस माइनस की सूरत में हम उस अनसर्टेनिटी को जो है वो कैलकुलेशन के साथ डिनोट कर देते हैं कि इस क्वांटिटी के अंदर कितने परसेंट या कितनी नंबर्स जो है वो अनसर्टेनिटी मौजूद है। अब अनसर्टेनिटीज को किस तरह से सम और ऐड किया जाता है वो भी एक चैलेंज है, उसके भी डिफरेंट तरीके कार है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सम और डिफरेंस फॉर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, कि अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम ऐड या माइनस करते हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे। तो फर्ज कर ले हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं ए और बी, और उनके अंदर अनसर्टेनिटी है जी डेल्टा ए और डेल्टा बी, और जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा वो हमारा बनेगा z इज इक्वल टू z प्लस डेल्टा z। तो किस तरह हम इन दोनों को ऐड करके ये बनाएंगे, उसके लिए हम पहले हम सम की वैल्यू देख लेते हैं। सम के लिए हम क्या करेंगे, देखें z इज इक्वल टू a प्लस बी, तो z प्लस डेल्टा जी हमारे पास क्या बन जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a b प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहां पर हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यूज थी a और b उनको हम अलग से ऐड कर देंगे, और जो हमारे पास अनसर्टेनिटीज थी डेल्टा a प्लस डेल्टा b उनको हम अलग से ऐड कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो ये एग्जैक्ट वैल्यूज थी ये हमारे पास बना देंगी जी z, और जो उसकी अनसर्टेनिटीज को हमने ऐड किया था वो हमारे पास बना देंगी डेल्टा z। सेम इज द केस विद द डिफरेंस, कि यहां पर हम जो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं उनको अलग से माइनस कर देंगे और उसकी अनसर्टेनिटीज जो है वो अलग से प्लस हो जाएंगी, और इस तरह से आप जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं उनको सम या माइनस उसका कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह अब हम देख लेते हैं जी प्रोडक्ट या क्वोशंट किस तरह से लिया जा सकता है इन अनसर्टेनिटीज का। तो अगेन फर्ज करें हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं a एंड b, और उनकी अनसर्टेनिटी भी डेल्टा a डेल्टा b है, और z क्वांटिटी के अंदर हम उनको ऐड करना चाह रहे हैं। तो अब z किसके इक्वल आएगा, a मल्टीप्लाई बाय b, दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाई बाय b प्लस माइनस डेल्टा b। तो अब जब इनकी वैल्यूज को हम लिखेंगे परसेंटेज की फॉर्म में, तो यहां पर जो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं वो तो डायरेक्ट बाहर से ही मल्टीप्लाई होंगी, बट जो अनसर्टेनिटीज हैं वो आपस में एड अप होंगी टू फॉर्म द डेल्टा सी। ठीक है जी, तो यहां पर आप एग्जैक्ट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे बट अनसर्टेनिटीज जो है वो ऐड होंगी। सेम इज द केस इसके क्वोशंट के अंदर भी हम जो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं उनको हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, और जो उनका जो अनसर्टेनिटी है उनको हम एड अप करते हैं और वो टोटल अनसर्टेनिटी आ जाती है। इस तरह के केस पावर के साथ भी है। अगर
जो अनसर्टेनिटी जो है वो पावर में आ जाए, तो उसके लिए हम क्या रूल अप्लाई करते हैं। तो फर्ज करें कि हमारे पास ये एक क्वांटिटी है जी, z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा है, और उसकी पावर जो है वो n है। तो अब होगा क्या कि रूल ये है कि n जो उसकी पावर है वो तो a की पावर बन जाएगी अलग से, और उसके साथ साथ पावर मल्टीप्लाई होगी उसकी अनसर्टेनिटी के साथ। तो इस तरह हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट आ जाएगा कि पावर वो आ जाएगी मल्टीप्लाई, वो उसकी पावर बन जाएगी जो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट फिगर है, और जो अनसर्टेनिटी है उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह आप पावर को भी अनसर्टेनिटी में डील कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इन्हीं अनसर्टेनिटीज के जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए इस्तेमाल भी, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, अब बात कर लेते हैं जी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर इज वन दैट इज रिलायबली नोन। सबसे अहम बात कि ये एक ऐसा नंबर होता है, ऐसा डिजिट होता है जो रिलायबली नोन होता है, जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट पता होती है, जिसकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होती है। In any measurement, the accurately known digit and the first doubtful digit are collectively called significant figures। तो हमारे पास अब सिग्निफिकेंस की बात करें तो आपके पास जो एक्यूरेटली नॉन नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं वो, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स वो दोनों मिलकर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर बनाते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह से हम देख सकते हैं, उसके लिए यहां पर कुछ जनरल रूल्स लिखे हुए हैं जिसकी मदद से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उनको काउंट कर सकते हैं कि किसी टर्म के अंदर कितने नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे। फर्स्ट रूल इज नॉन जीरो डिजिट्स और ऑलवेज सिग्निफिकेंट, कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे आप इस नंबर में देखें 47.872, इसमें 5 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्योंकि सभी के सभी नॉन जीरो है। दूसरा रूल क्या है? जीरो इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट, कि अगर दो डिजिट्स के दरमियान जीरो आ जाए, जैसे 301.5006, तो यहां पर आप देखें ये सारे जीरोस तो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ रहे हैं, तो इनमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे वो हमारे पास 7 होंगे। थर्ड रूल इज zeros to the left of the significant figures are not significant, कि अगर किसी फिगर की लेफ्ट साइड पर जीरो हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे 0.000538 के अंदर ये चारों जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो वी लेफ्ट विद दीज 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स। फोर्थ रूल हमारे पास है जी zeros to the right of the significant, कि अगर जीरो आ जाता है सिग्निफिकेंट फिगर की राइट साइड पर, वो अब सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इन डेसिमल फ्रैक्शन जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट, कि डेसिमल फ्रैक्शन में जो राइट साइड पर जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे 5.200 के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बट अगर इंटीजर्स हमारे पास हो तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स डिपेंड अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दैट इज अगर 5 लाख है तो हमारे पास 1, 2 या 6 भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, बट डिपेंड ये करता है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मेजर कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट कितना है। फिफ्थ रूल है जी इन scientific notation or standard form the figures other than power of 10 are significant। अगर साइंटिफिक नोटेशन में नंबर दिया गया हो तो पावर के अलावा तमाम डिजिट्स, यानी कि इस पावर के अलावा ये तमाम डिजिट्स जो हैं ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनकी मदद से आप जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर की सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम अब किस तरह से ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, उसके लिए भी तरीकाकार है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो कैसे की जा सकती है। When 2 or more quantities are added or subtracted, the result is as precise as
द लीस्ट प्रिसाइज ऑफ द क्वांटिटीज। कहते हैं जी कि अगर आप दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा उसकी प्रिसीजन डिपेंड करती है कि जिनको आप ऐड कर रहे हैं वो कितना प्रिसाइज है। अगर ऐड होने वाली क्वांटिटीज प्रिसाइज होंगी तो रिजल्टेंट भी उतना ही प्रिसाइज होगा। अगर ऐड होने वाली क्वांटिटीज कम प्रिसाइज है तो जो रिजल्टेंट है वो भी कम प्रिसाइज होगा। After adding or subtracting, round the result by keeping only as many as decimal places as are in the figure containing least decimal places of the quantities that were added or subtracted। कि जब रिजल्टेंट आ जाएगा तो आपने डेसिमल को कहां पे रखना है, आपने उसको राउंड ऑफ कर देना है। कहां तक करना है कि जितना कम से कम क्वांटिटी ऐड होने वाली क्वांटिटीज में से सबसे कम जिसके डेसिमल पॉइंट होंगे उतनी तादाद पे आपने उसको राउंड ऑफ करना है। एग्जांपल में हम देख लेते हैं यहां पर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो डिजिट्स है 44.56005 और 0.0698 प्लस 1103.2। आपने इनको ऐड किया तो अब आप देखें ये हमारे पास आ गया जी रिजल्टेंट। अब हमने क्या यहां पे देखा है, हमने कहा यह था कि जमा होने वाली क्वांटिटीज में जो सबसे कम डेसिमल नंबर वाला डिजिट होगा हमने उतने डिजिट्स तक इसको राउंड ऑफ करना है। अब देखिए इसके डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है वो 5 है, इसके डेसिमल के बाद डिजिट्स 4 है, इसके डेसिमल के बाद एक डिजिट है। तो सबसे कम कौन सा है, एक वाला। तो हम रिजल्ट को राउंड ऑफ कर देंगे टिल 1 डेसिमल पॉइंट। तो हमने इसको राउंड ऑफ किया ये लास्ट 8 तक, हमारे पास ये फाइनल आंसर जो है वो बचेगा। अच्छा हम देख लेते हैं जी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करना है, तो सिंपली व्हेन क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द रिजल्टेंट हैज द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स एज द क्वांटिटी विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कि जो रिजल्टेंट होगा मल्टीप्लाई करने से उसमें उतने सिग्निफिकेंट होंगे जितने मल्टीप्लाई होने वाली टर्म्स में सबसे कम जिसके होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो डिजिट्स हैं, आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 3 हैं। आपने मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया हमारे पास ये। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने जितने सबसे कम वाले में होंगे। तो सबसे कम वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, 3। तो इसमें भी कितने हम रखेंगे, सिर्फ 3, विच मीन्स कि ये सारे राउंड ऑफ हो जाएंगे और हमारे पास आंसर बचेगा सिर्फ 109। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं जी। हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप फॉर द प्रैक्टिस इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि किस तरह सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो एड अप या मल्टीप्लाई या डिवाइड जो है वो हो सकते हैं। ओके, जिसके बाद लास्ट हमारे पास आ जाता है जी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको अमूमन सिमिलर कंसीडर किया जाता है, सेम मीनिंग में लिया जाता है, बट एक्चुअली ये सेम नहीं है, इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं जी एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू अ स्टैंडर्ड और नॉन वैल्यू। ये मेजर्ड वैल्यू जो है जो आपने कैलकुलेट की है और नॉन वैल्यू जो आपको पता है उनके दरमियान गैप कितना है। फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज का वेट किया और आपको पता है कि नॉन वैल्यू है 5 kg और आपका जो रिजल्ट आया वो है 1.6 kg। तो अब देखिए डिफरेंस बहुत ज्यादा है। नाउन वैल्यू 5 kg है, आपकी कैलकुलेशन कहती है 1.6 kg, बहुत ज्यादा डिफरेंस। इसका मतलब ये कि ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ये नॉन वैल्यू के करीब भी नहीं आती है। इसको ये एक्यूरेसी प्रॉब्लम है। अब उसके बाद हम बात करते हैं जी प्रिसीजन की। प्रिसीजन क्या होता है जी, प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ 2 or more मेजरमेंट्स टू ईच अदर। अब आपने क्या किया, आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपने उसको 1, 2, 3 बार परफॉर्म किया। तीनों बार जो उनकी वैल्यूज आई वो जितना ज्यादा आपस में करीब होंगी विच मीन आपकी प्रिसीजन उतनी ही ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पर आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें किसी चीज का वेट लिया, उसमें फर्स्ट टाइम जो वैल्यू आई दैट इज 3.2 आ गई, दूसरी दफा वैल्यू आई दैट इज 3.1, तीसरी दफा वैल्यू आई दैट इज 3.2। अब देखिए ये आपस में क्लोज्ड वैल्यूज हैं विच मीन कि ये क्वांटिटीज प्रिसाइज हैं। बट ऑन दी अदर हैंड फर्स्ट करें आपके पास आंसर आता है 3.3,
4.2 और 2.1। अब ये वैल्यूज आपस में क्लोज नहीं है, विच मीन कि ये प्रिसाइज वैल्यूज नहीं है। आसानी के लिए हम यहाँ पे आपको कुछ टारगेट दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो कार्डबोर्ड पर 4 टारगेट जो है वो प्लेस किए हैं। अब पहले आप देखें इस केस के अंदर, इस केस में देखें चारों टारगेट सेंटर के अंदर है और चारों टारगेट आपस में क्लोज भी हैं। अब नाउन वैल्यू क्या थी, ये वाला सेंटर जहां पे हमने पहुंचाना था, और चारों उस पे, इसका मतलब ये एक्यूरेट है और चारों वैल्यूज आपस में क्लोज है, मतलब ये प्रिसाइज भी है। अब यहां पर देखें टारगेट जो है वो नाउन वैल्यू के करीब नहीं है, विच मीन ये एक्यूरेट नहीं है, बट चारों वैल्यूज आपस में क्लोज है, विच मीन ये प्रिसाइज है, यानी कि ये एक्यूरेट नहीं है बट प्रिसाइज है। अब इस केस में देखें कि वैल्यूज जो है वो नॉन वैल्यू के करीब तो है बट आपस में क्लोज नहीं है, तो विच मीन ये एक्यूरेट तो है बट प्रिसाइज नहीं है। तो यहां से हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि एक वैल्यू एक्यूरेट होने के साथ साथ जरूरी नहीं है कि वो प्रिसाइज भी हो। इस तरह अगर एक वैल्यू प्रिसाइज है तो जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट भी हो, दो अलग अलग चीजें हैं। तो इस तरह से आप वैल्यूज की एक्यूरेसी और प्रिसीजन को डिटरमिन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल यहां पर आप देख लें, यहां पर देखिए आप जो है, आपको पता है ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 वैल्यू होती है। एक स्टूडेंट ने ग्रेविटी की वैल्यू को 5 बार कैलकुलेट किया और आप देखें 9.8, 9.79, 9.8, 9.8, 9.8। अब इसके अंदर देखें, अब ये नॉन वैल्यू के करीब तरीन है, नॉन वैल्यू जो है उसके करीब तरीन है, विच मीन ये एक्यूरेट है और आपस में भी क्लोज है, विच मीन ये प्रिसाइज भी है। दूसरी तरफ देखें, अब ये जो वैल्यूज हैं ये आपस में तो क्लोज है, 9.7, 9.7, 9.69, 9.7, तो ये आपस में क्लोज है, विच मीन ये प्रिसाइज है, बट एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर है, इट्स मीन कि ये एक्यूरेट नहीं है। अब इस तरफ आ जाए, ये वैल्यूज जो है, जो नाउन वैल्यू है 9.8 के करीब तो है, विच मीन ये एक्यूरेट है बट आपस में क्लोज नहीं है, 9.78, 9.8, 9.76, तो मतलब ये प्रिसाइज नहीं है। अब इस केस में देखें कोई भी वैल्यू आपस में क्लोज नहीं है, विच मीन ये प्रिसाइज तो नहीं है और नॉन वैल्यू के भी करीब नहीं है, इसका मतलब ये एक्यूरेट भी नहीं है। तो इस तरह से आप एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू में डिफरेंस जो है वो निकाल सकते हैं। ओके जी, लास्ट में हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायमेंशंस डिस्क्राइब द फिजिकल नेचर ऑफ द क्वांटिटी। ये डायमेंशन जो है वो फिजिकल नेचर को एक्सप्लेन करती है। इसके अंदर जो डायमेंशंस होती हैं किसी भी क्वांटिटीज की, हम उसको कैपिटल लेटर के साथ डिनोट करते हैं और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो उसको लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये लेंथ है, तो इसका जो कैपिटल L जो है वो उसकी डायमेंशन होगी और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। मास के लिए कैपिटल M है स्क्वायर ब्रैकेट में, टाइम के लिए जो T है, अमूमन जो उसके यूनिट्स हैं हम उनको ही कैपिटलाइज करके स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट के लिए I है, उसको हमने कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। थर्मोडायनामिक्स है, उसको हमने कैपिटल, इस तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए N को कैपिटल करके स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। ल्यूमिनस J को हमने तो आप जो इसकी डायमेंशंस होती हैं किसी भी क्वांटिटीज की, उनको कैपिटलाइज करके स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, जो उसकी डायमेंशंस को एक्सप्लेन करती हैं। ये बेसिक डायमेंशंस थी। तो इसी तरह जो ड्राइव्ड डायमेंशंस है वो भी उनके यूनिट्स के हिसाब से ही ड्राइव्ड होंगी। जैसे वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी जो हमारे पास होती है वो डिस्टेंस ओवर टाइम होती है। तो डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस का जो डायमेंशन है वो L है और टाइम की डायमेंशन T-1 है। तो इस तरह से ड्राइव्ड क्वांटिटीज की जो डायमेंशंस हैं उनको भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो एसोसिएट है डायमेंशंस के साथ। उनमें सबसे पहले आ जाए डायमेंशनल वेरिएबल। ये डायमेंशनल वेरिएबल द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द डायमेंशंस ऑफ वेरिएबल मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल। यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी जो डायमेंशन है वो वेरिएबल मैग्नीट्यूड की हो, उसको हम डायमेंशनल वेरिएबल कहते हैं। इस तरह डायमेंशनल कांस्टेंट द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द डायमेंशंस बट आर कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड।
उसको हम डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं, जिनकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है बट उनकी डायमेंशंस होती हैं। डायमेंशनलेस वेरिएबल ऐसी क्वांटिटीज है जिनकी मैग्नीट्यूड जो वेरिएबल होती है बट उनकी डायमेंशंस नहीं होती, उनको डायमेंशनलेस वेरिएबल कहते हैं। डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट्स हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, उनको डायमेंशनलेस कांस्टेंट कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी डायमेंशनल फार्मूला। Dimensional formula, the expression which shows how and which of the base quantities represent the dimension of a physical quantity is called dimensional formula। ये आप यूं कह सकते हैं कि dimensional formula के अंदर जो physical quantities का formula होता है हम उनको in the form of the dimensions लिखते हैं, और इसी तरह dimensional formula की combination से हम dimensional जो equations हैं वो भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं जी एडवांटेजेस इसके क्या है, किस तरह से आप इसको किस तरह से जो डायमेंशंस है वो हमें फायदा पहुंचाती हैं। तो फर्स्ट वन इज चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, कि आपको जो डायमेंशंस है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर देती हैं कि जो आपने क्वांटिटीज लिखी हैं वो फिजिकली वो उसकी जो फिजिकल इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं है। बट इसमें लिमिटेशन ये है कि अगर कोई फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो रिलेशन फिजिकली भी करेक्ट होगा, यानी कि साइंटिफिकली भी वो करेक्ट होगा, ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट होना इस बात को जो है ना वो साबित नहीं करता कि वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। दूसरी है जी, दूसरा जो हमारे पास एडवांटेजेस है, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू ड्राइव अ possible formula, but the success of this method depend upon the correct guessing of various factor on which the physical quantity depends। कि आप इससे जो करेक्ट फार्मूला जो है वो गैस कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि जो क्वांटिटीज उस फार्मूला में इस्तेमाल हो रही हैं वो क्वांटिटी किन चीजों पर डिपेंड करती है, उनके डिपेंडेंस की बेस पर आप इनके जो डायमेंशन है वो बना सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली सेशन आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।